नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन भारत के लिए, बल्कि लोकतांत्रिक इतिहास में बेहद अहम है। आज संविधान दिवस है। संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान के 9 भाषाओं में अधिकृत अनुवाद का लोकार्पण किया गया, राष्ट्रपति जी ने किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, दोनों सदनों के नेता, प्रतिपक्ष मौजूद थे। लेकिन राजनीति में सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई संविधान खतरे में है या फिर विपक्ष की वोट की दुकान बचाने के लिए नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का तर्क है कि संविधान को सबसे बड़ा खतरा वही लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक ऐसी टिप्पणी आई है जिसने पूरी राजनीतिक बहस का स्वरूप ही बदल दिया है। मंगलवार को सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी एक आरक्षण के, महाराष्ट्र के एक नगर निकाय चुनाव के आरक्षण के मसले पर, ओबीसी के आरक्षण के मसले पर सुनवाई करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी दी है। और ये टिप्पणी आज की सबसे बड़ी लकीर है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई के दौरान भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम चाहे कुछ भी करें, समाज को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। लेकिन उसी सुनवाई में उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी को बाहर करके लोकतंत्र कैसे कायम होगा। यानी दो बातें समानांतर, जाति आधारित विभाजन से चेतावनी और ओबीसी के प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता को स्वीकारना। ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब विपक्ष बार बार जातिगत जनगणना का सवाल उठाता है। हालांकि सरकार ये कह चुकी है कि जातिगत जनगणना वो कराएगी, जबकि सत्ता पक्ष अक्सर इस तरीके की जाति बातों या जाति जो डिमांड हैं उनको विभाजनकारी सत्ता पक्ष मानता है। और उत्तर प्रदेश में तो जाति रैलियां, जाति लिखने तक में पाबंदी है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 50% आरक्षण की सीमा ओबीसी आरक्षण को संकट में डाल रही है। ये बातें जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने तर्क दिया। और इस सुनवाई के दौरान इंदिरा जयसिंह जो वकील याचिकाकर्ता की थी, उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकत क्या कहती है। ये उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में SC/ST का आरक्षण ही 50% तक पहुंच जाता है। ऐसे में ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना हुई नहीं, इसलिए जनगणना जरूरी है ताकि ओबीसी की वास्तविक संख्या का पता चल सके। और यही बात उन्होंने कही भी है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात को भी कहा है कि हाँ, ये बात ठीक है, ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं घटाया जा सकता। और आज का बड़ा सवाल, संविधान क्या कहता है, समाज क्या मानता है और राजनीति क्या चाहती है। इसी बीच एक और बयान ने आग में घी का काम किया है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष वर्मा का बयान वायरल है। आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान में नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता। ये बयान प्रशासनिक हलकों से लेकर राजनीतिक और सामाजिक गलियारों तक झंझा बतला चुका है। कौन कहाँ खड़ा है, यही आज की बड़ी बहस है। आज के मंथन के सवाल जो हैं वो बहुत तीखे हैं और जो असल मुद्दे हैं उनको चीर कर हम सामने लाएंगे। क्या संविधान जाति आधारित आरक्षण की सीमा तय करता है? यह सीमा अदालतों ने बनाई है? क्या जातिगत जनगणना संविधान की भावना को मजबूत करेगी या समाज को और टुकड़ों में बांटेगी? क्या विपक्ष संविधान के नाम पर नैरेटिव गढ़ रहा है या फिर वाकई लोकतंत्र के मूल ढांचे में खतरा पैदा हो गया? सत्ता पक्ष पर जो आरोप लगते हैं वह संविधान को कमजोर कर रहे हैं। क्या उनमें कोई ठोस तथ्य है? अगर सीजेआई कहते हैं कि जाति पर विभाजन नहीं होना चाहिए तो फिर आरक्षण का भविष्य क्या है? क्या ओबीसी को 50% आरक्षण के सीमा में जगह ना मिलना संविधान के सामाजिक न्याय के वादे के खिलाफ है? और आइए संतोष वर्मा के बयान, क्या यह सामाजिक सुधार की बात है या नई सामाजिक खाई की शुरुआत है? आज की चर्चा सिर्फ राजनीति नहीं है, समाज है, सामाजिक न्याय है, प्रतिनिधित्व है और संविधान की आत्मा से जुड़ा मूल प्रश्न है कि वास्तव में जो धर्म और जाति का मसला है, क्या यह देश से ऊपर है? मंथन में यही सवाल।
संविधान का क्या संदेश, जाति धर्म से ऊपर देश। आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम शो मंथन में। और बहुत सारे विषय हैं कि क्या संविधान में कोई लिमिटेशन बताई गई है, जाति धर्म को हम किस लेवल तक ले जा सकते हैं, किस लेवल तक उस पर बात हो सकती है ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। इन्हीं सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। आज 76वें संविधान दिवस पर लोकसभा में, संसद में, दोनों सदनों के प्रमुख लोग उपस्थित थे। राष्ट्रपति महोदया ने क्या कहा, ये सुनिए। के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 24 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। आज मोदी जी हमें कॉलोनाइजेशन के खतरे में पर लेक्चर दे रहे हैं, पर ये वही विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलन में एक मिनट भी देश की जनता का साथ नहीं दिया, उल्टा अंग्रेजों की गुलामी की और वो गुलामी ही में जीना चाहते थे। देश की जनता जान चुकी है कि संस्थानों को कौन चोट पहुंचा रहा है। ये बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त है। इसीलिए आज संविधान के प्रति इनका ये सम्मान केवल दिखावा है, ढोंग है और लोगों को बताने के लिए ये काम कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी की 4 पीढ़ियां लगातार भारत के संविधान और भारत के संविधान निर्माता के खिलाफ काम करती रही। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने इतना तंग किया, पंडित नेहरू ने इतना तंग किया कि उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। काका कालेकर की रिपोर्ट जो संविधान के बाद वंचितों को अधिकार देने के लिए बनाई गई थी, उसे कांग्रेस पार्टी ने खारिज किया। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की बात आई, तब भी राजीव गांधी जी ने देश के सदन के अंदर खड़े होकर वंचितों को मिलने वाले अधिकार का विरोध किया था। देश कभी भूल नहीं सकता कि संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान के खिलाफ काम करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर संविधान दिवस के कार्यक्रम मना रही है। और भारत का संविधान हम सब 140 करोड़ भारतीयों के लिए मार्गदर्शक भी है। 2 बयान हैं। एक सबसे चर्चित बयान है संतोष वर्मा, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी। उन्होंने कहा कि भाई अगर रोटी बेटी का रिश्ता अगर है, तभी जो वास्तव में समाज में समरसता आएगी, वो जाति मिटेगी। कहने का तरीका उनका थोड़ा ऐसा था कि जिससे लोगों को बुरा लगा और इसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आईं। संतोष
वर्मा ने क्या कहा और उन्हीं के एसोसिएशन के उनके सहयोगी ने किस तरह सफाई दी। एसएल सूर्यवंशी हैं, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रांतीय सचिव। दोनों के बयान जरा सुनिए, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो देखिए, जो मामला चल रहा है, जो आजास के प्रांतीय अध्यक्ष श्री संतोष वर्मा जी ने कहा है, वो सनातन धर्म के अनुयायी हैं। वो चाहते हैं कि सनातन धर्म एक हो, हिंदू एक हो, और उसके लिए यह आवश्यक है कि जब तक जितने सनातन धर्म की जितनी सभी जातियां हैं वो आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करेंगे तो सनातन धर्म यूनाइट नहीं हो सकता। और पूरे देश में यदि कैंसर है तो जातिवाद, और जातिवाद कैंसर समाप्त करने का एक ही रास्ता है, सिर्फ आपस में सभी जातियां रोटी बेटी का व्यवहार करें। यदि नहीं करेंगे तो कभी एकता आ नहीं सकती। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री संतोष वर्मा जी जो आजास के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही कहा था कि यदि हमें आर्थिक समानता लाना है, आरक्षण यदि आर्थिक आधार पर करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि सभी जातियां जो है आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करें। ये तर्क है कि सभी जातियां रोटी बेटी का आपस में संबंध बनाएं, व्यवहार करें तो जाति मिट जाएगी। और खुद कह रहे हैं वो कि ये तो कैंसर है। अब कहते सब हैं, लिखते भी ज़्यादातर लोग हैं। ये कुल मिला के स्थितियाँ हैं। अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की है सुनवाई के दौरान, वो आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं कि भाई जातिवाद ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ ओबीसी को हक भी मिलना चाहिए। खैर, जो भी स्थितियां हैं वो सामने हैं, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। संदीप दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। शान खान साहब कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, महेंद्र सिंह इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक चिंतक प्रोफेसर कौलेश्वर प्रियदर्शी, और मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रांतीय महासचिव एसएल सूर्यवंशी साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बड़े महत्वपूर्ण मेहमान हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। संदीप दुबे से हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। संदीप दुबे, सूर्यवंशी साहब ने अभी उनका बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई रोटी बेटी का रिश्ता होगा तभी सनातन एक होगा। इस तरीके की चीज़ें भी हैं। आज संविधान दिवस है, सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब संविधान दिवस पर भी ये होने लगा है कि कौन संविधान और लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है और कौन रक्षा कर रहा है। तो एक इस पर प्रारंभिक टिप्पणी आपकी मैं चाहता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी इस तरीके की बातें, जली कटी चीज़ें क्या होनी चाहिए संदीप? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश समाज को बेहतर करना, और बेहतर हमारी सोच से ही हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा, और हम सबको अपनी राष्ट्र में सहभागिता ढूंढनी चाहिए। आज संविधान दिवस है, पूरा देश और सभी लोग संविधान का अनुपालन करते हैं। ये देश संविधान से चल रहा है। देश में जो संविधान है वही गीता कुरान है। और हम एक और बात कहना चाहते हैं, जो लोग जातिगत भावना या जातिगत द्वेष या सत्ता को सिर्फ लोभ के लिए जीते हैं कि लालच के लिए हम इसमें कुर्सी पे संदीप बैठेंगे तो संदीप भाई इसमें धर्म को भी जोड़ लीजिए। आज हमारी चर्चा में जाति और धर्म दोनों है। हम आज इस बात को पता करने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में, विद्वान लोग हैं, कि हमारा संविधान जाति और धर्म की हदें क्या तय किए हुए, हम किस हद तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी हम बात कर सकते हैं, राजनीति में घमंजा कर सकते हैं। एक लिमिट होगी ना, संविधान ने कहा होगा कुछ ना संदीप भाई। हमारा संविधान तो साफ साफ जो मूल अधिकार है व्यक्ति का, वो सुनिश्चित कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य करने का या जीवन जीने का उसके पास अधिकार है, लेकिन यहाँ तक है कि वो दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न करे। लेकिन हम विषय पे आते हैं, जिस विषय पे बात कर रहे हैं। भारत बड़ा देश है और गणतांत्रिक देश है, और इस देश की जो सबसे अच्छी खूबी है वो ये है कि यहाँ वैचारिक प्रतिद्वंदिता है।
कोई भी व्यक्ति खुल के अपनी विचार रख सकता है, कह सकता है, लेकिन उससे रखने से पहले उसको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के हृदय को, समाज के हृदय को कोई ठेस ना पहुंचे। आज जो विषय की बात हो रही है, जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं, तरह तरह के लोग पदों पे हैं, अधिकारी, लेकिन जब सत्ता लोभ में परिवर्तित हो जाए और लोभ पाल के लोग सत्ता पे आए कि उनके कुर्सी पे आने के बाद वो नहीं, आज करोड़पति हो जाएंगे, संदीप भाई, खरबपति हो मैं स्पष्ट कर दूं, संदीप भाई मैं स्पष्ट कर दूं, आज चर्चा संतोष वर्मा नहीं है चर्चा का विषय। आज चर्चा है संविधान दिवस, और संविधान दिवस पर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा संविधान जाति और धर्म दोनों का राजनीति में कितना इस्तेमाल की परमिशन देता है या बिल्कुल नहीं देता है। हमारी जो चर्चा का विषय यही है आज। भारत की राजनीति से जाति को आप अलग अभी कर ही नहीं सकते। इतने साल बाद भी आज ये स्थिति नहीं है कि जातियां भारत की राजनीति से अलग हो गई हैं। मैं बोलूंगा तो कटुता आ जाएगी, वैमनस्य आ जाएगा, लेकिन जातियां आज है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसको स्वीकार जब तक हम अपनी गलती हो या कोई भी समाज में, जातियां मेरे हिसाब से अच्छाई भी है और जातियां मेरे हिसाब से बुराई भी है। अच्छाई इसलिए है कि आज भारत बहुत सालों तक पहले पूर्व में जो गुलाम रहा है और हम बचे रह गए हैं, तो सिर्फ परंपराओं की वजह से हिंदुस्तान या हिंदुत्व बचा रहा, जो हम हिंदू दिख रहे हैं, मुट्ठी भर दिख रहे हैं आपको। तो इसका तो अगर दोनों पक्ष है, लेकिन मूल्यांकन होना चाहिए। समाज अपना मूल्यांकन करे कि उसे किस गति से, तेज गति से आगे बढ़ना है। लेकिन मेरे अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत एक होना चाहिए, हम सबको भारतीयता अपनाना चाहिए, सनातन जो हमारी परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उनका अनुसरण होना चाहिए। लेकिन जातियों की भी आहुति कम नहीं है। अगर सब लोग अपने अपने हिस्से की जाति ढूंढेंगे, जाति देखेंगे, तो कोई कहेगा मैंने देश को ज्यादा दिया, कोई कहेगा मैंने देश को कम दिया। लेकिन मेरा मानना है सबने देश को जहां है कुछ दे ही रहे हैं। देश से कुछ लेने की जो लोग सोचते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, उनकी वो राजनीति के इतिहास बन जाते हैं। हमने इस चीज को भी स्वीकार किया और देखा है, इतिहास से हम लोगों ने यही सीखा है। संदीप जी, अब तो पार्टी लाइन से काफी आगे बढ़कर बातें कर रहे हैं। पार्टी लाइन तो आपकी है ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जाति का कोई मतलब ही नहीं है, जाति तो कैंसर है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सिर्फ जो जाति हैं, गरीब अमीर, इस तरह की बातें होती हैं। आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमको लग रहा है देखिए प्रधानमंत्री इस पे अमल हो जाए, अगर इस पे अमल हो जाए तो देश तो हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जैसे अभी मैं सुन रहा था सूर्यवंशी जी को, सूर्यवंशी जी कहते हैं कि साहब रिश्ता तो बनना चाहिए। जो संतोष वर्मा ने कहा है ठीक है, उनकी बात किसी को बुरी लग गई हो, कोई डायरेक्ट बात कह दिया हो, बात अलग है, वो माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन अगर सनातन को बचाना है तो समरसता लानी पड़ेगी। तो सूर्यवंशी जी के घर में दुर्गेंद्र चौहान अपनी बिटिया बहा दें, तभी होगा, नहीं कैसे काम चलेगा। तो ये अब इस तरह की चीजें इनको एक गाली के रूप में लेना चाहिए, या इनको एक समाज में बदलाव, गांधी और अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए इसको सोचना चाहिए। संदीप, इस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं जाऊंगा आगे। देखिए एक बात वस्तुतः स्वीकार कर लीजिए कि समाज में जो लोग गरीब हैं उनकी एक गरीबी तो जाती है। प्रधानमंत्री जी ने जो विषय रखा वो बिल्कुल सहज स्वीकार है, लेकिन दिक्कत है उन जातियों को भरमा बरगला कौन रहा है। कुछ लोग हैं तथाकथित जो जातियों के नाम पे जो राजनीति होती है और जातिगत नेतृत्व कर रहे होते हैं, उनको ही उस जाति से ज्यादा फायदा है। वो अपनी बेटी की शादी जरा करने अपनी उसी जाति का व्यक्ति आता है तो जरा देखिए समाज में बिना दहेज लिए, स्टेटस दिए, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, 100 तरह की उनके अंदर कुरीतियां पनप जाती हैं और वो बात करते हैं। तो हमें लगता है कि हम सबको खुद से शहर से सोचना पड़ेगा कि समाज जो है किस दिशा में जा रहा है और हमारा समाज में क्या रोल है। तो इस विषय पे चर्चा होगी, लेकिन अगर विषय को बहुत ज्यादा मैं रखूं तो बहुत लोगों के मन में कटुता आ जाएगी। नहीं, संविधान अब जब सारे लोग हम चर्चा करेंगे संदीप, ये विषय ऐसा है कि समाज के सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी भी जातियां इस भारत के मूल में हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया बात है। यही तो सारा विपक्ष कह रहा है। शान खान, आप ही की बात ये कह रहे हैं संदीप। देखिए दुर्गेंद्र जी, आज जो बात मुख्य न्यायाधीश ने कही है वो बिल्कुल सही बात है। जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद हमारे समाज पर एक कोढ़ की तरह है जो हमारे समाज को नष्ट कर रहा है। किंतु जाति व्यवस्था कोई आज तो बनी नहीं है, ये तो युगों युगों से चली आ रही है। वर्ण व्यवस्था, जातिगत अत्याचार होते चले आ रहे हैं। रामचरितमानस की एक चौपाई है, उधम जाति में शिक्षा पाएं भयऊ जथा अहि दूध पिलाएं। इसका अर्थ ये होता है कि कथित शूद्र को शिक्षा देना सांप को दूध पिलाने जैसा है।
इसके अलावा एक चौपाई है, पूजय विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजय वेद प्रवीणा, यानी कि ब्राह्मण जो है यदि वो गुणहीन भी है तो पूजनीय है, और यदि कथित शूद्र ज्ञान भी ले लेता है, वेद का प्रवीण भी हो जाता है, तो वो पूजनीय नहीं हो सकता है। उसके बाद ढोल गवार पशु आप जानते ही हैं, जेबर नादम तेली कुमारा सपच किलात कोल करवारा, तमाम तरह की जो जातिवादी बातें लिखी गई हैं वो आज तो लिखी नहीं गई हैं, अब हमने और आपने तो लिखी नहीं है, आज की व्यवस्था ने तो लिखी नहीं है। स्मृति में किस प्रकार से जातिवाद को बढ़ावा दिया गया, किस प्रकार से कथित शूद्रों के खिलाफ अत्याचार को बढ़ावा दिया गया, उन्हें बराबर बैठने का अधिकार तक नहीं है, यदि वो बैठ जाते हैं तो उनके कूल्हे काट लिए जाएं। कैसे रामायण काल में शाम्बुक की हत्या कर दी गई क्योंकि वो एक कथित शूद्र जाति से थे और तपस्या कर रहे थे। कैसे महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया ताकि अर्जुन श्रेष्ठ रहें। तो ये तमाम जो जातिगत अत्याचार थे वो आज से तो शुरू नहीं हुए हैं, ये सारी चीजें युगों युगों से चली आ रही हैं। किंतु वर्तमान समय में इस देश के स्वतंत्र होने के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी कौन सी ऐसी शक्तियां और कौन सी ऐसी विचारधारा है जो इन पुरातन व्यवस्थाओं के पक्ष में है, जो वर्ण व्यवस्था के पक्ष में है। तो निश्चित रूप से आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरएसएस और भाजपा के जो पूर्वज थे वो मनुस्मृति को संविधान के रूप में लागू करने के पक्षधर थे। वे पुरातन व्यवस्था, जाति व्यवस्था और जातिगत अत्याचारों को बनाए रखने के पक्ष में थे। तमाम प्रकार की बातें गुरु गोलवलकर जी ने लिखी और उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज की प्राकृतिक व्यवस्था, इसे हटाया नहीं जा सकता है। तो जो भी मुख्य न्यायाधीश जी ने बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं, जाति नहीं होनी चाहिए। किंतु दुर्गेंद्र जी 2 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। किंतु जाति कैसे खत्म होगी, जातिगत अत्याचार कैसे खत्म होंगे? आज भी दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, आज भी दलित कुएं से पानी नहीं पी सकता, ये तमाम घटनाएं हमारे सामने आती है। तो हमारा ये मानना है कि जातिगत अत्याचार, जातिगत भेदभाव तभी खत्म होंगे जब भागीदारी मिलेगी लोगों को, जब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय होगा, तभी ये जाति व्यवस्था समाप्त होगी। ठीक है। नकवी साहब पूर्व जज हैं, हमारे साथ आ गए। बहुत स्वागत नकवी साहब, बहुत धन्यवाद, आभार, आपने के न्यूज़ को वक्त दिया। एक मुझे ब्रेक पर जाने के लिए कहा जा रहा है, ले लेते हैं ब्रेक। आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे संविधान को समर्पित है। चर्चा आज इसी पर कर रहे हैं, संविधान का क्या संदेश, जाति धर्म से ऊपर देश। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। रुख करेंगे एस.एल. सूर्यवंशी साहब का, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रांतीय महासचिव हैं। सूर्यवंशी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। संतोष वर्मा के कॉन्टेक्स्ट में खाली हम बात नहीं करेंगे, ना हम चाहते हैं कि आप उनकी कोई सफाई दें। मूल बात यह है कि एक आज ऐसा पावन और पवित्र दिन है, संविधान दिवस, और ये संविधान शोषित, पीड़ित, दलित, सर्वहारा समाज, सारे लोग, उसमें कोई जाति नहीं है, सभी जितने पीड़ित लोग हैं, शोषित हैं, उनको संविधान ये उनकी रक्षा करता है। और ये भी बात सच है कि जो अनुसूचित जाति हैं, जो जनजाति हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए अपने ये ढाल बनता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो गांधी और अम्बेडकर का सपना था वो कैसे पूरा होगा? सूर्यवंशी साहब, बोलिए। सूर्यवंशी जी, आप को मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कि कोई व्यवधान है। अनम्यूट करिए सूर्यवंशी जी, अनम्यूट करिए। सूर्यवंशी जी का ऑडियो ठीक किया जाए। प्रोफेसर कौलेश्वर प्रियदर्शी की तरफ हम रुख करेंगे। कौलेश्वर जी, ये सवाल जो
सूर्यवंशी जी से था मेरा, वो आपकी तरफ मैं टॉस कर रहा हूं, इसका जवाब दे दीजिए। पहले तो आज पुनीत दिन पर, पुनीत अवसर पे मैं आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। जी बहुत बहुत बधाई जी। देखिए, भारत जाति आधारित संरचना पर बना है। एक शिक्षक होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि पूरा भारतीय समाज की जो संरचना है वो जाति आधारित है। वर्ण से जातियों में परिवर्तित हुआ और इस देश के रग रग में, कहिए जैसे शरीर में ब्लड प्रवाहित हो रहा है, उसी तरह हर रग में जाति घुसी हुई है। आप किसी भी संदर्भ को लेंगे तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई साहब ने कहा है, वो तो बहुत विद्वान है, बहुत देश की प्रथम कुर्सी पर बैठे हैं, उन पर कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, दो तरह की उन्होंने बात किया। एक तरफ कि पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, दूसरी तरफ जाति आधारित आरक्षण, जाति आधारित बात नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बातें हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इनको हक मिलना चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो ये बात क्लियरिटी हो जाए कि क्या होना चाहिए। और जहां तक रही सीमा टूटने की, तो जाति आधारित संरचना भारत में है और आज से नहीं है, 3000 वर्षों से है। और इसके लिए जातियां ऐसे नहीं खत्म हो गई इतनी आसानी से। इसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं जिन लोगों ने जाति का निर्माण किया है। अगर वो आगे आते हैं किसी भी सूरत पे, मैं उसका हल नहीं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे रास्ते हैं। जो जिस चीज का निर्माता होता है, वाहक होता है, यदि वो सामने आके इस बात को समाप्त करने की कोशिश करे तो मुझे लगता है वो बेहतर रास्ता होगा। और भारत में तमाम हमारे मनुष्यों ने इसके लिए प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन सब लोगों ने प्रयास किया। संयुक्त प्रयास के बावजूद भी जाति की जड़ता इस देश से जा नहीं रही है। और जो रिजर्वेशन की बात है, देखिए पूरे देश में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ। पूरे देश में कम से कम 15 राज्य ऐसे हैं जहां ईडब्ल्यूएस माने सामान्य वर्ग की संख्या 10% नहीं है, 3 से 4% है। मैं 3-4 राज्य आपको बताता हूँ। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, उत्तराखंड, और ये जो दक्षिण के राज्य हैं, वहां पे ईडब्ल्यूएस की संख्या 10% नहीं है, बावजूद वहां आरक्षण 10% है। और संविधान में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि जिसको आप बाइनरी कर सकते हैं कि ये आरक्षण 50% तक ही होना चाहिए। मोदी जी ने आके 10% आरक्षण 50% के बाहर दिया, 60% हुआ। तो संविधान में यह व्यवस्था है, प्राविधान है कि आप कभी भी किसी भी दशा में पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा पार्लियामेंट में विधेयक लाकर उसका अनुमोदन करा के आप जातियों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं सरकारी सुविधाओं के लिए। तो इस पर हम बात तभी कर पाएंगे जब हम हृदय से साफ होंगे। जैसे अभी एक बहुत बात हो रही थी कि बेटी और रोटी की रिश्ते की बात हो रही थी। इस देश के रग रग में आप देखिए, किसी गांव में चले जाइए, सर्वे कर लीजिए, एक चिट्ठी पोस्टमैन लेके जाता है और पूछता है कि अनिल के घर को लेके जाना है, तो अनिल को नहीं कोई बताता है। अब पूछते हैं लोग कि अनिल कौन, तो अगर उसमें जाति उसके नाम के सामने उपजाति नहीं लिखी है तो वह चिट्ठी उसके घर नहीं पहुंचेगी सर, और दूसरे अनिल के यहाँ पहुंच जाएगी। और आज किसी भी, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, शहरों में तमाम केस स्टडी हम लोगों ने रिसर्चेज कराए हैं कि इधर जाति जड़ता बढ़ी है। भारत में पढ़ाई लिखाई का स्तर जरूर बढ़ा है, लेकिन जाति जड़ता बहुत बढ़ी है। उसके दिमाग के अंदर जाति बैठती जा रही है। ठीक बात है। शादी विवाह जी मैं सूर्यवंशी साहब की तरफ जाऊंगा, अगर वो हमें सुन पा रहे हैं। अभी प्रोफेसर प्रियदर्शी ने कहा कि जाति जड़ता, 2-3 बार उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि जाति जड़ता बढ़ी है। कोई इसे कैंसर कहता है, कोई जड़ता कहता है, लेकिन बहुत सोच समझ के आप लोग, संतोष वर्मा जी ने जो बातें कही, हम आज चूंकि संविधान दिवस आज हम समग्र रूप से बात करना चाहते हैं कि जो रास्ता संतोष वर्मा जी ने बताया है वही एकमात्र रास्ता है क्या? सर नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए सूर्यवंशी जी। सर आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बधाई। सर आज देखिए, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है जी। और 26 जनवरी 1950 के बाद जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 में क्या है, जातिवाद छुआछूत समाप्त करना एक अपराध पहले ही घोषित कर दिया गया है। आर्टिकल 14 में समानता
दिया गया है। आर्टिकल 13 में कहा कि संविधान लागू होने के पहले जितनी कुरीतियां थी, जितनी भी अन्याय थे जो संविधान से इतर थे, उनको सब समाप्त किया जाता है। लेकिन आज अब बताइए 1950 से आज तक संविधान लागू होने के बावजूद भी क्या छुआछूत समाप्त हुई है? क्या जातिवाद समाप्त हुआ है? और आप सबसे पहले बताइए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में यदि हमारा कोई परिवार का 4 व्यक्ति है, उस परिवार में चारों व्यक्ति का बराबर हिस्सा रहता है। उसी तरह संविधान में समानता का है। लेकिन आज हमारे देश में जो जातियां हैं, छुआछूत होने के कारण हमारा देश पिछड़े देश में गिनती होती है। तो हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय ने सिर्फ यही कहा समानता के देश में कि ये देश सनातन का है, सनातन है, हिंदुओं का बहुल है, यदि उनमें एकता लाना है तो आज तक एकता नहीं हो पाई। एकता लाने के लिए यदि हम आपस में सभी जातियां जितनी हैं सनातन धर्म के, यदि हम रोटी बेटी के व्यवहार करने लगेंगे तो उसमें हमारी एकता आएगी और समरसता आएगी। और हमारे जो संविधान का जो आत्मा है, उद्देश्य का जो प्रस्तावना है, उसमें लिखा है कि देश की एकता अखंडता के लिए बंधुत्व की आवश्यकता है, बंधुत्व भाव पैदा होना है। बंधुत्व भाव पैदा कैसे होगा? जब तक हम आपस में संबंध नहीं रखेंगे, प्यार नहीं रखेंगे, समरसता नहीं लाएंगे, समानता नहीं लाएंगे, तो हमारी बंधुत्व भावना पैदा नहीं होगी। जब बंधुत्व नहीं होगी तो देश के लिए एकता भी कायम नहीं होगी। तो मेरा यही था जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि देश में एकता लाने के लिए, समानता लाने के लिए हम आपस में रिश्ता बनाएं। और सबसे प्यारा रिश्ता होता है, सबसे घनिष्ठ रिश्ता होता है रोटी बेटी का, उसी संबंध में किया है। और जब तक हम नहीं करेंगे, आज आप बताइए इतने 75 साल से ज्यादा हो गए संविधान लागू किए, आज स्थिति वही है। संविधान में सब कुछ प्रावधान है, समानता है और पिछड़े वर्ग को, जैसे अभी कह रहे थे कि जातियां, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा जो कहा, मैं उनकी बातों से सहमत हूं कि जातियां नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके अनुपात में आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि आरक्षण जो है सिर्फ शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण दिया हुआ है, आर्थिक कारण नहीं दिया है। जो सामाजिक पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उनके लिए आरक्षण देना, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन करना है। यदि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो हमारी समानता कैसे आएगी? जैसे मैं अपने एक शरीर से ही करता हूं, यदि शरीर में मेरा 25% हिस्सा कमजोर हो जाए तो क्या हमारा शरीर स्वस्थ होगा? नहीं, कतई नहीं हो सकता। जब तक हमारा शरीर का पूरा हिस्सा, पूरी बॉडी स्वस्थ नहीं होगी तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता। उसी प्रकार हम देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, यदि हमारा 25% जनता यदि विकास की मुख्य धारा में नहीं होगी, बराबरी में नहीं होगी, तो हमारा देश विकसित देश नहीं बन सकता, उसके देश नहीं बन सकता, विश्व गुरु नहीं बन सकता, पूरी कल्पना होगी। इसलिए हमारा अजाक जो है प्रयास करता है, समरसता की ओर जाता है, समानता की ओर जाता है, भाईचारा की ओर जाता है, बंधुत्व की ओर जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो किया था, ये बात सही है कि उनकी जो टंग है थोड़ी, उनका मायना अलग था, जिसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया और माफी मांगा। इसके बावजूद देखिए, एक माफी मांगने के बावजूद भी किस तरह उसको बवंडर मचाया जा रहा है, जबकि माफी इसके अलावा कोई विकल्प तो नहीं। यदि बात निकल गई, कोई चीज किसी को बुरा लगा है, उन्होंने कई उसमें चैनल दिया, माफी मांगना और खेद व्यक्त किया। इसके बावजूद भी ये बंधुत्व को खतरा किया जा रहा है, भाईचारा जो बना है उसको समाप्त किया जा रहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। ये वही है, ये देश प्रेमी नहीं हो सकते, देश विकास के प्रेमी नहीं हो सकते। ठीक बात है, ठीक बात है। हम आपकी बात से सहमत हैं इससे कि ये देश प्रेमी नहीं हो सकते। ये ट्रोलर हैं, 2-2 रुपया वाले, ये ट्रोलर हैं। ये इनके चक्कर में मत पड़िए, ट्रोल करते हैं। ये 2-2 रुपया वाले हैं। अब पता नहीं, महेंद्र सिंह बताएंगे रेट बढ़ गया हो तो पता नहीं हमें, लेकिन महेंद्र सिंह बताएंगे रेट बढ़ा हो तो हो सकता है दिल्ली में है ये। महेंद्र सिंह, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। ये हम आज संविधान दिवस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे हैं। ये आज मेरी चर्चा सीजीआई जिन्होंने जो कल एक आरक्षण की सुनवाई पर बात की उस पर नहीं है, मेरी चर्चा संतोष वर्मा भी नहीं है। मेरी चर्चा आज मूल विषय ये भी नहीं कि मैं आरक्षण में जो कितना कम कितना ज़्यादा इस पर भी नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आज संविधान पर बात कर रहा हूँ, संविधान दिवस पर बात कर रहा हूँ। आज राष्ट्रपति महोदया ने संविधान की 9 भाषाओं में जो उसका अनुवाद हुआ, तर्जमा हुआ है, उसका विमोचन किया है और ये बड़े गर्व और गौरव की बात है। राष्ट्रपति महोदया को मैं सुन रहा था, एक बात मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगी उनकी बातचीत में। हम सब ये जानते हैं कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं उनको, बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता हम कहते हैं। आज राष्ट्रपति महोदया जी ने, उनके मुंह से मैंने ये सुना, वो कह रहे हैं कि नहीं, संविधान बनाने वाले कुछ प्रमुख लोगों में से भीमराव अंबेडकर साहब थे।
कुछ प्रमुख लोगों में से एक थे वो। एक तो इसको मैं ज़रा समझना चाहता हूँ एक पत्रकार के रूप में, एक पत्रकार से, कि ये क्या है, क्योंकि हम तो एकदम ब्लाइंड बंद करके मानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया। और मुझे लगता है इस देश के बहुत सारे बहुसंख्यक लोग, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुसंख्यक मतलब आबादी से है, कि बहुसंख्यक लोग इस बात को मानते हैं कि बाबा साहब ही संविधान निर्माता हैं, और उनका ये टाइटल भी है संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर। ये बात हम लोग कहते हैं। एक तो ये विषय है। दूसरा जो मेरा विषय है, मुख्य विषय, वो ये विषय है कि भाई हमारा संविधान जाति और धर्म को कितना इजाजत देता है, कितना इसका प्रयोग करें। दोनों गरियार हैं, दोनों प्रयोग कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा भाई। और एक कह रहा कैंसर है, एक कह रहा जड़ता है, लेकिन कर सब रहे हैं। महेंद्र सिंह जी, दुर्गेश जी, ये मसला दरअसल है तो बड़ा पेचीदा, और इसको बाबा साहब के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जो पहला सवाल है आपका कि बाबा साहब संविधान निर्माता, और हम सब बचपन से देखते आए, पढ़ते आए और यही समझते रहे। लेकिन कुछ वर्षों से एक नरेटिव ये चलाने की कोशिश हो रही है, और बड़े विद्वान लोगों के बीच में ये नरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है, बहुत ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में, कि बाबा साहब को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए, संविधान निर्माता मतलब पूरी तौर पर उनपे ही क्रेडिट ना दिया जाए, कुछ और लोगों को क्रेडिट दिया जाए। इसका एक नरेटिव दिल्ली में तमाम आप विद्वानों के बीच में बैठ जाइए तो आपको ये सुनने को मिलेगा। तो एक ये नरेटिव बहुत सालों से ये गढ़ने की कोशिश की जा रही। अब आप देखिए कि राष्ट्रपति जी ने भी इसको अपने भाषण में कहा। तो ये असल में वही है कि डॉक्टर बाबा साहब सभी को पचते नहीं हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से ये क्रेडिट दे पाते हैं। अब चूंकि ऑप्शन नहीं है कुछ, जैसे महात्मा गांधी नहीं पचते हैं बहुत लोगों को, लेकिन अब कद इतना बड़ा है कि बहुत मुश्किल है। दुनिया में कहीं भी जाइए तो गांधी के बिना आपका काम नहीं चलता है। इसी तरीके से दुनिया में कहीं जाइए तो बाबा साहब के बिना आपका काम नहीं चलता है। इनका स्ट्रेचर इतना बड़ा है, इतने बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी डाइल्यूट करने की कोशिश के तहत ये काम होता है। और दूसरा मैं ये और एक बात कहूंगा कि ये इतना गंभीर मसला है, और बाबा साहब ने शुरुआत में ही जब इस पर चर्चा हो रही थी संविधान सभा में, तो कहा था कि जाति को समूल नष्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल एबॉलिश कर देना चाहिए। तो यही तथाकथित लोग जो जाति के ठेकेदार थे उस वक्त भी, उन्होंने बहुत इस पर आलोचना की और बहुत तर्क दिए कि नहीं खत्म कर सकते और तमाम चीजें, और अंततः वो नहीं खत्म हुआ। फिर भी बाबा साहब ने इतने प्रावधान किए कि राज्य का कर्तव्य, राज्य मतलब सरकार का कर्तव्य है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके बंधुत्व, समरसता और ये सारे भाईचारा बढ़ाते हुए इसको खत्म करिए। आरक्षण हमेशा के लिए उपाय नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलेगा, उसको आप खत्म करिए, जाति खत्म करिए। जाति बहुत मतलब शर्मिंदगी वाली बात है कि किसी भी देश में जाति के आधार पर एक ऐसा टूल है जिसके आधार पर ऊंच नीच का स्टेटस तय होता है कि आप उच्च वर्ग के हैं, आप उच्च जाति के हैं, आप निम्न जाति के हैं। ये आप शहर से लेके गांव तक कहीं भी चले जाइए, लाखों, हजारों, करोड़ों ऐसे केस हैं जहां पर अभी भी अछूत हैं, उनके गिलास में पानी नहीं पी सकते हैं दलित लोग, या दलितों के यहाँ कोई आदमी खाना नहीं खा सकता। सिर्फ दिल्ली से आप 50 किलोमीटर दूरी पे चले जाएं तो ये अनगिनत ऐसे मामले मिलेंगे आपको। तो अभी भी हमारे दिमाग में ये भरा हुआ है कि हम उच्च जाति के हैं, वरना आप देखिए बहुत ही कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि जो सीवर की सफाई करते हैं लोग, वहां पर पूरा आरक्षण दे दीजिए किसी एक खास वर्ग को, कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं, कुछ लोग भर्ती हुए हैं। महेंद्र सिंह, बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, बस एक सेकंड में। कुछ लोग भर्ती हुए हैं अपर कास्ट के, तो उन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों को रख लिया किराए पे, तनख्वाह पूरी वो डकारते, 6,000 रुपया उनको देते, सीवर वो साफ करते हैं। भर्ती की गई है, ये भी हुआ है राज्यों में। ये दुर्गेश जी, गांव में भी जो सफाई कर्मी रखे गए हैं वहां पर भी ये है कि वहां पर भी यही है हाल।
मतलब आप ये सोचिए कि वो काम जाति के आधारित ही होगा। सीवर की सफाई एक खास जाति का वर्ग का आदमी ही करेगा। क्यों भाई? ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीजें हैं दुर्गेश जी, बहुत पीड़ादायक हैं। आप कहीं आप चले जाइए, जैसे अगर आप देखेंगे अपने उन्नाव कानपुर इधर बेड़ियां जल जाती हैं, आप जाइए, क्या उनकी थाली में एक गिलास में पानी पी सकता है कोई जो कहता है उच्च जाति के हैं? और फिर कहते जाति नहीं होनी चाहिए, फिर कहते जाति डिवाइड करती है। जाति डिवाइड नहीं कर रही है, जाति इंटीग्रेट, आरक्षण इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, आरक्षण जोड़ता है समाज को। जो लोग सेंचुरीज से पीछे पड़े हैं, पीछे एकदम धकेल दिए गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का एक जरिया है। कुछ उदाहरण देकर के लोग कहते हैं कि देखिए बेजा इस्तेमाल हो रहा है। भाई बेजा इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है, तो क्या वो सारी चीजें बंद कर दी जाए? आपको ये देखना होगा समग्रता में किसी चीज को। दूसरी बात कि आप देखिए जुडिशरी में देखिए सर्वोच्च चीजें, जहां पर अभी एक महिला और एक दलित है बस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो गए, उसके बाद 33 में से एक दलित एक महिला है। सुप्रीम कोर्ट को क्या शर्म नहीं आती है अंदर अपने आप को झांक के कि हम यहाँ पर पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और हमारे यहाँ खुद ही ये व्यवस्था नहीं है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तक नहीं, जबकि लोअर जुडिशरी में 30-32% तक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में क्या इन लोगों को, मतलब ये लोग कैसे अपने आप को शीशे में देखते होंगे, आईने में देखते होंगे कि हम जिस संस्था में बैठे हुए हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम भरपूर कोशिश कर। आप 33 में एक महिला, ये कोई बात है? और महेंद्र सिंह, अभी हम भूले नहीं हैं, जो अभी जस्टिस साहब रिटायर हुए हैं पुराने वाले, अभी भूले नहीं उनके साथ कोर्ट में क्या हरकत हुई थी। वो शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, उस हथियार का नाम नहीं लेंगे हम, उन पे जो हथियार चलाया गया था। बिल्कुल। और उन्होंने इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में कहा है, उनसे बार बार राजदीप सरदेसाई ने पूछा तो उन्होंने कहा कि छोड़िए ये, हम इसको इशू नहीं बनाना चाहते और ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है, ये संस्था पे हमला है, ये बड़ी बात है, ठीक है। और उस जो व्यक्ति ने ऐसा किया था वो वही बातें दोहरा रहा था जो समाज के तमाम जो जिनको ठेकेदार समझते हैं धर्म के, वो लोग कर रहे थे। तो समरसता की बात ही नहीं हो रही है। और दूसरी बात, और मैं ये कहूंगा जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनके अंदर भी थोड़ी सी अभी एक और समझ की जरूरत है। हर एक चीज आप देखिए दुर्गेश जी, महिलाओं से शुरू होती है। भाई क्यों रोटी बेटी, बेटी क्यों? बेटी क्या कोई वस्तु है? बेटा बोल दीजिए उसकी जगह। आप महिलाओं, आप ये सेंसिटिविटी कब आएगी कि महिला एक वस्तु नहीं है? सारी गालियां समाज में महिलाओं के नाम पर या दलितों के नाम पर। आप समाज को आप देखिए किस दिशा में सोच है। अभी पुरुष प्रधानता हावी है पूरे समाज में, महिलाओं को तो कहीं गिनती नहीं। तो आप ये सोचिए कि बेटी क्यों, बेटा बोलिए। आप बेटी को उस इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि एक समरसता लाने के लिए बेटी का इस्तेमाल होगा? भाई शादी ब्याह अपनी जगह हर व्यक्ति की निजी मामला है, हर बेटी का निजी मामला है, वो कहीं भी करे। आप कभी भी समरसता या सामाजिक मूल्यों में या सामाजिक जगहों पर कभी भी वस्तु की तरह इस्तेमाल मत कीजिए उसका। ठीक है। और ये अनजाने में कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जान के कह रहे हैं। ये हमारी समाज में, हमारे दिमाग में महिलाओं के प्रति अभी भी जागरूकता, और किसी समाज में जो लोग दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके घर में भी महिलाओं को नीचा ही दर्जा है, बराबर का दर्जा नहीं है। उच्च वर्ग में भी वही नीचे का ही दर्जा है, बराबर का। हम आधी आबादी को अपने स्तर का समझते ही नहीं, आधी आबादी को हम ला ही नहीं पा रहे ऊपर। ठीक है। तो बाकी तो बहुत बड़े सवाल है अभी जो समाज को सुधारने की जरूरत है। ठीक बात। नकवी साहब की तरफ मैं जाऊंगा, पूर्व जज हैं, बहुत ही सुलझे हुए जज अपने कार्यकाल में रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। नकवी साहब, अभी आपने काफ़ी देर चीज़ों को सुना है, समझा है। हमारा वही एक सवाल है, उस सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा है। क्या ये धर्म और जाति के इस्तेमाल की क्या कोई हद है संविधान में? मैं ये जानना चाहता हूं। मैंने संविधान नहीं पढ़ा। नकवी साहब अनम्यूट करिए। देखिए दुर्गेश जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, आज हमें संविधान मिला।
एक ऐसे देश में संविधान मिला जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जिस देश के अंदर हजारों साल जुल्म हुआ इंसानों पर, और ऐसा काला हमारा इतिहास है। यहाँ के बादशाह सब लोग रहे, उन्होंने बिल्कुल सिस्टम में छेड़छाड़ नहीं की। बहुत इस मामले में पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कितनी अच्छी तरह से लिखा है, मैं तो बड़ा उनका कायल हूँ कि भाई यहाँ बादशाह कोई भी रहा हो उसे संभाल से चलने दिया, जैसे जो जाति व्यवस्था थी वो उसी तरह वो ही उसने टूल बना लिया हुकूमत करने का। हम एक ऐसे इतिहास से निकल के आए हैं, एक संविधान मिला जिसके अंदर इक्वलिटी की बात की गई, जस्टिस की बात की गई। हमें कुछ चीजें एडमिट करना होंगी। जी, मुझे लगता है नकवी साहब का संपर्क टूट गया है और वो फिर से अभी जो जुड़ेंगे तो उनसे बात करेंगे। संदीप, अभी तक जो चर्चा हुई है, अभी महेंद्र सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण 2-3 बातें कही हैं और वो वास्तव में विचारणीय है कि जो लोग इसकी बात भी कर रहे हैं वो भी उस तरह से नहीं करते हैं, और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि स्ट्रक्चरल ऐसे चीज़ें हम कर रहे हैं जो मतलब गांधी और अंबेडकर के कद को लेकर उन्होंने एक सवाल उठाया कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस देश में कुछ लोग इन 2 महापुरुषों की लकीर को छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप, देखिए, महेंद्र जी की बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। हम सब वैचारिक तौर पे आज बात कर रहे हैं और इसको मुझे लगता है कि राजनीतिक पक्ष पार्टी से ऊपर उठ के ही बात हो। जैसे शान भाई पॉलिटिकल विषय को रख रहे थे और दोषारोपण कर रहे थे कि एक वर्ग को फायदा और एक वर्ग को नुकसान। आज जो समाज है वो अगर भिन्न भिन्न तरीकों से अगर उसको देखा जाए, तो अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन की भी जब हम बात करते हैं तो अगर जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि इसका जो मूल है, जो भारत सरकार अधिनियम है 1935, उसको आप जब देखेंगे तो उसको मूल माना जाता है। उसके बाद ये जो संविधान बना, और जब संविधान बनने के बाद संविधान सभा के लिए जो जुलाई 1946 में जो निर्वाचन हुए थे और संविधान सभा की बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, उसके बाद ही भारत और पाकिस्तान 2 भाग में बंट गए थे। अगर महेंद्र भैया को पता है इस कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये सारी विषय। उसके बाद भारत को संभालने वाले लोग या जो लोग राजनीति में आए वो सेवा के क्षेत्र में आए कि सेवा करा जाए, सामाजिक सुधार हो, आंदोलन भारत में उसके बाद भी हुए और धीरे धीरे आज भारत इस जगह आके पहुंचा है जहां फिर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज संविधान दिवस के ऊपर अपने अंदर की बुराइयों को या कुरीतियों को जहां भी हो, मेरे अंदर हो या आपके अंदर हो, दूर करने की बात हो रही है। तो ये अच्छी बात है, इसको मैं हेल्दी डिस्कशन मानता हूं और इसको किसी जात धर्म से जोड़ के नहीं मानता, इसको राष्ट्र के बेहतर दिशा के लिए मानता हूं, क्योंकि हम सब लोग जितने लोग बैठे हैं वो सब राष्ट्रवादी है। उनका चिंतन आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, भारत को सशक्त करने का है, मजबूत करने का है और ऐसा करने का है कि जब लिखे तारुक गुलशन की तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। भारत का हर नौजवान हो किसी जाति धर्म का हो, यही सोच के इस राष्ट्र में सोचने संदीप भाई तो टंटा खत्म ना, फिर मैं बड़ा राष्ट्रवादी और आप राष्ट्रद्रोही, अगर ये बातें खत्म हो जाए। नैरेटिव तो इसी बात का है कि मैं सबसे बड़ा राष्ट्रवादी और संदीप राष्ट्रद्रोही। बवाल की जड़ तो यही है ना। ने कहा था नहीं, समय लगेगा और हर काम में समय लगता है। समय नहीं लगा, ये नई बीमारी है, समय नहीं लगा है, लेकिन धीरे धीरे नई बीमारी है कि दूसरे को राष्ट्र विरोधी साबित कर दो। ये नई बीमारी, ये पुरानी नहीं है जो इसमें ठीक करने में समय लगेगा। फिर दोबारा से आप कह लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन कुछ कह रहे थे, पूछ रहे थे, बोल दीजिए, अब खत्म करेंगे, बोलिए। हाँ, देखिए लोहिया जी कहते बदलाव हो लेकिन धीरे धीरे हो। बहुत समाज बदला है, ऐसा नहीं है। अगर आप आज 20 साल 30 साल पूर्व में जाएंगे और आज मूल्यांकन करेंगे तो बहुत चीजें बदली है। व्यक्ति की आजादी में मजबूती आई है। आज वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी अभिव्यक्ति रख रहे हो, एक आम आदमी रख रहा हो या सूर्यवंशी जी अपनी अभिव्यक्ति रख रहे हैं, सबके लिए जगह है। और ये जो जगह बनी है ना, यही संविधान की सबसे मजबूत मैं मानता हूं कि पकड़ है इस समाज में, कि हम अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। संविधान मजबूती से अपने को हमें दिशा दे रहा है और भारत सशक्त हो रहा है। और इस सशक्त में हम सबका योगदान है, जो इसमें बुराई करते हो उनका भी, आलोचना करते हो उनका भी, और जो इसको लेके चल रहे हैं उनका भी। लेकिन दिक्कत कहां है?
हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बोल दिए, कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट करिए। दिक्कत ये है कि हमारे कथनी और करनी में अंतर है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, पाना कुछ है। उसका दृष्टांत समाज के ठीक है संदीप, अब वजह से नुकसान हो रहा है। एक छोटा सा रिएक्शन शान खान से। शान खान बोलिए, इस पर छोटा सा रिएक्शन दीजिए, बोलिए। देखिए दुर्गेंद्र जी, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल कह दिया। राजा राम मोहन राय वो थे, इस पे चलेगा, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, फिर वही बात हमने पॉलिटिकल बात आज नहीं करी, आज संविधान सभा पे बात करी, अपनी मजबूती पे बात। संदीप कोई बलपूर्वक नहीं रोक रहे हैं आपको, तर्कों से आपको वो कर रहे हैं। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है। वही मैं कह रहा था, उनको पसंद करता है, अच्छे प्रवक्ता है, वो अच्छा बोलते हैं। वो बोलिए शान भाई। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री ने राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल कह दिया, जबकि राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के लिए अच्छे काम किए थे, सती प्रथा उन्मूलन का काम किया था। तो कहीं जो ये मानसिकता पुरातन पंथी मानसिकता है, जो पुरातन व्यवस्थाओं के पक्ष में दलीलें करती है, वो प्रगतिशील लोगों को गालियां देने का काम करते हैं। अभी देखिए आप, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो दलित राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, उद्घाटन में दलित आदिवासी राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया, फिर आपने टोकना शुरू कर दिया। अभी आप देखिए दुर्गेंद्र जी के लिए ये कुछ भी कहें, अरे लेकिन फिर देखिए दुर्गेंद्र जी, हाल ही में राम मंदिर में ध्वजारोहण किया गया, मोहन भागवत को बुलाया गया। मोहन भागवत किस पद पर है भाई? ना सांसद है, ना प्रधानमंत्री है, ना अरे नहीं, उनका समाज के बड़े प्रमुख व्यक्ति हैं, उनका योगदान है, उसमें क्या दिक्कत है? कौन तय करता है समाज का प्रमुख व्यक्ति कौन बनेगा? जिसको जनता ने चुना, स्थानीय सांसद जो दलित समुदाय से आते उन्होंने। हाँ, उनको भी बुलाया जाना चाहिए, लेकिन मैं ये कतई नहीं कहता कि मोहन भागवत जी वहां क्यों हैं। मोहन भागवत जी को होना चाहिए, देश के बहुत बड़े संगठन के मुखिया हैं वो, लेकिन अवधेश प्रसाद को भी बुलाया जाना चाहिए। हम चर्चा को डेरेल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत कम वक्त है। जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा आगे। बस मेरे पास 3 लोग हैं छोटे छोटे टिप्पणी के लिए। बोलिए। ठीक है सूर्यवंशी जी, अभी जो अब तक की चर्चा निकल कर आई, संदीप कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बदल रही हैं। अभी शान भाई ने कहा कि एक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जी ये कहते हैं कि वो राजा राम मोहन राय पर टिप्पणी करते हैं। महेंद्र सिंह ने कहा कि ट्रेंड बनता जा रहा है, गांधी अंबेडकर की लाइन छोटी करो, तो अब राजा राम मोहन राय, अब हो सकता है कि और लोगों का नाम भी इसमें शामिल हो जाए कि जिन लोगों ने कुछ किया है उनको बड़ी छोटा करो। सूर्यवंशी जी। जी सर, देखिए सर, आप दूसरे में कमेंट्स नहीं करेंगे, मैं इतना चाहूंगा जो संविधान है, संविधान को हमें ईमानदारी से पालन करना चाहिए। संविधान में का पालन नहीं होने से आज दुर्दशा हो रही है हमारे देश की। आज आप देखिए, अभी हमें जो है ना उदारता से स्वीकार करना चाहिए, जैसे हमारे साथी ने कहा कि हाँ, मैं ले रहा हूं आपको, जातिवाद और छुआछूत और शादी का, जब तक हम शादियां उदारता के साथ दूसरे समाज के साथ, दूसरी जाति के साथ नहीं करेंगे। ये बात सही कि आज के बच्चे कुछ आगे चल के अपने प्रेम विवाह करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, लेकिन इवन दैट हमारा समाज उसको उदारता से स्वीकार नहीं कर रहा। और उसके लिए सबसे बड़े दोषी हमारी जो है शासक लोग हैं। शासक लोग जब तक कानून को कड़ाई से पालन नहीं करेंगे, जब तक ये संविधान को पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी क्या स्थिति है कि 75 साल बाद भी जब छुआछूत पाप है, कानून के विरुद्ध, इसके बाद क्यों नहीं हुआ? जातिवाद क्यों नहीं समाप्त हुआ? आज आगे दिन दहाड़े जो है हमारी बस जलाया जाता है, सीधी कान चीनी में जो है यूरिन पिलाई जाती है। ऐसी अवस्था में हमारे जो वैचारिक है, जो हमारे शासक हैं, या जो हमारे क्यों नहीं आते? ये हमारे स्वयं क्यों नहीं PIL मान के सब संज्ञान क्यों नहीं लेती? ठीक है, मैं ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नकवी साहब, आपकी बात शुरू हुई थी, तब तक कुछ व्यवधान आ गया था, और वही जो हमारा सवाल है कि ये क्या लिमिटेशन ईमानदारी से लागू करना होगा। जी नकवी जी। नकवी साहब, आपकी आवाज़ मिल नहीं रही, माफ़ी के साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक बार कोशिश कीजिए। अनम्यूट करिए नकवी साहब, हम सुन नहीं पा रहे आपको। ये क्या हो रहा है? हाँ बोलिए, ठीक है, आ गई, बोलिए नकवी साहब, बोलिए।
आवाज़ आ नहीं रही, मुझे लगता दर्शक सुन नहीं पा रहे। बड़े बहुमूल्य विचार नकवी साहब के हैं। प्रोफेसर विद्यार्थी, एक छोटी सी टिप्पणी। दुर्गेन जी, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब संविधान सभा में बोल रहे थे और जब संविधान देश को सौंप रहे थे तो उन्होंने बहुत साफ कहा, उसकी बड़ी तारीफ किया संविधान के लोगों ने उस पार्लियामेंट सेशन में, और बहुत साफ उन्होंने कहा कि यह संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको लागू करने वाले लोग अर्थात इसको शासन सत्ता चलाने वाले लोग उस देश में अगर अच्छे नहीं है तो यह संविधान सबसे बुरा साबित हो सकता है। आज देश के साथ संविधान पर बनने और लागू होने पर के बाद ये जो जितनी बीमारियां हैं इस देश में, इससे क्या लगता है कि शासक वर्ग या संविधान जिनके हाथ में है, जो लोग संविधान से संचालित देश चल रहे हैं, क्या वो संविधान के अनुकूल अपना व्यवहार कर रहे हैं? ठीक है, जिन समस्याओं पर हम ठीक है, ये सवाल है कि क्या उस तरीके से संविधान चल रहा है जैसा बाबा साहब चाहते थे? नकवी साहब बोलिए, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो। जी, मेरे पास आपकी आवाज आ रही, मेरी आई आवाज? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। देखिए, ऐसा है कि जो आपने मुझसे सवाल किया कि रिलीजन, मजहब की और जात की क्या लिमिटेशन होगी, तो इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि धर्म को स्टेट से अलग करना होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम रिलीजन को टूल नहीं बनाए तो ज्यादा अच्छा है। और जातों के जहां तक प्रॉब्लम है कास्ट का, तो कास्ट का रिप्रेजेंटेशन जब पूरा हो जाए, उसमें क्रीमी लेयर का सही तरह से पालन हो, और जब एक सेक्शन आगे बढ़ जाए तब उसको रिजर्वेशन खत्म किया जाए। अफसोस की बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन करके हमने टारगेट किया है गरीबों को जो रिजर्वेशन की वजह से सर्विस में आ रहे थे। एक तो गवर्नमेंट की ये बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जो मोनोपोली इस सरकार ने, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस, ये नजर आ रहा है जात के मामले में आप जात में मत बांटिए, तो जो देश के संसाधन है उनको कम से कम चंद लोगों के हाथ में न दिए जाए। ये बात ऑनरेबल चीफ जस्टिस को देखनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की इस तरह देखना, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स है, उसमें ये दिया हुआ है कि देश के संसाधन इस तरह। थैंक यू नकवी साहब, धन्यवाद। बोलिए, 10 सेकेंड सूर्यवंशी जी, 10 सेकेंड केवल, बस बोलिए। सर, मैं जो माननीय नकवी साहब कह रहे हैं क्लीम ईयर, मैं कहना चाहूँ कि आज जो है पूरे देश में प्रधानमंत्री से लेके पंच तक, राष्ट्रपति से लेके चपरासी तक, उद्योगपति से लेके मजदूर तक, सभी के बच्चों को जो है रिजर्वेशन है। इसके बावजूद ही पूरे देश में 50% रिप्रेजेंटेशन कम है। कि ऐसे आप क्रीमी लागू कर दे 1950। इस पर अलग से चर्चा करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सूर्यवंशी जी, महेंद्र सिंह, एक 20 सेकेंड की अंतिम टिप्पणी जल्दी से। महेंद्र सिंह जी, दुर्गेश जी, मेरा मानना है कि इसकी लड़ाई को बहुत तरीके से और बहुत सही रास्ते से जाके किया जा सकता, तभी हो सकता। नंबर एक तो बात ये करनी चाहिए कि जाति खत्म करो, मेरा मानना है, और कोई इसका उपाय नहीं है। सारे जितने सामाजिक संगठन है, सब लोग हैं, उनको एक इसी तरीके की बात करनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट में कि जाति को एबॉलिश करो। ये कलंक है, ये कैंसर है, इसको खत्म करिए, संविधान के तौर पे खत्म करिए। उसके बाद जिसको जो जहां शादियां करनी हो, जिसको जो जहां मान्यता हो, जो धर्म मानना हो, जो कुछ, वो अपना निजी आस्था है, कहीं कुछ भी करे। मेरा मानना है कि इसको लेकर के सारे जितने संगठन है, ये जो इसकी लड़ाई लड़ते हैं, उनको जाना चाहिए कि जाति खत्म करो, एक सूत्री मांग, जाति खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। नकवी साहब, शान खान, संदीप, सूर्यवंशी जी और तमाम उन दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को समझा, सुना और अपनी कोई राय बनाई होगी। एक बात मंथन में साफ तौर पर यह निकल कर आई कि जाति को खत्म करो, ये बिल्कुल इसको संवैधानिक तरीके से खत्म करो, जिसको जहाँ शादियाँ करनी हैं, जो जैसा करना है, जो भी करना है, लेकिन गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, जो वास्तव में सर्वहारा हैं, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। राज्य, स्टेट, सरकार, समाज उनके साथ खड़ा रहे। यही शायद बाबा साहब चाहते थे। नमस्कार।